बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस फोर्थ सेशन of CAF 3 business laws. There were 5 sessions planned on this paper. Today is fourth session and tomorrow will be the final session. The timing of these sessions are from 6 p.m. to 9:30 p.m. with suitable breaks. These sessions are available at ICAP houses, Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Gujranwala and Peshawar. Additionally, these sessions are also available live on ICAP's Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook can ask their questions in the comment section. And sir has shared that sir has answered all the questions on WhatsApp, on emails, on WhatsApp, on Facebook. His and his team is working day and night, literally. As I said that he worked whole night yesterday to complete the material for these sessions. This requires a round of applause. The material which will be used for these sessions is available in the comment section of the video on our Facebook page in a link which is pinned to the comment section. As I have already said that Sir Atif Abdi fulfills all the definitions of a passionate teacher. His name is Sayyid Atif Ali Abdi, and due to his profession we say Sir Sayyid Atif Hasan Abdi. So we can say that he is Sir Sayyid of this generation. Please welcome Sir Atif Hasan Abdi. अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ साथ पढ़ रहे होंगे, एटलीस्ट उम्मीद की जा सकती है। अगेन, अगर कुछ स्टूडेंट्स इन 5 दिनों में सिर्फ लॉ पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो पैचअप करना आसान है। अदरवाइज़ ऑब्वियसली जब 5 दिन में एक काफ़ी बड़े सिलेबस को तेज़ी से गो थ्रू किया जाए तो ये एक्सपेक्ट करना शायद इतनी अच्छी बात नहीं है कि लोग साथ साथ बहुत एक्टिवली पढ़ रहे होंगे या उसको मैच कर पा रहे होंगे। एक चीज़ है कि इस खौफ को जहन से निकाल देना है। लॉ को जब हम देखते हैं तो सिलेबस बहुत बड़ा है और सारा कुछ है। यहाँ आपने देखा है कि हम काफ़ी डेप्थ में जा रहे हैं। इवन देन हम वो 2 चैप्टर्स जो कि हमने पर्पसली छोड़े टाइम की वजह से, हम अपने तकरीबन सारे सिलेबस को कवर करने की पोजीशन में भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप लोग बाद में रिवाइज़ करते हुए भी इन वीडियोस को बार बार तेज़ी से देखें और इससे रिवाइज़ करें तो सिलेबस इतना बड़ा नहीं है जितनी इसकी हवा बनी हुई है। हाँ, थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस, थोड़ा सा राइट स्टेप, फोकस लेवल पे कि कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी लेकिन फोकस स्टडी ज़रूर करनी है। ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर 2 पे उतना ही टाइम लगाया जाए जितना चैप्टर नंबर 9 पे लगाया जा रहा है। चैप्टर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है तो चैप्टर 2 थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 2 भी करना है, 9 भी करना है, लेकिन 9 बहुत अच्छे से करना है और 2 पे थोड़ा सा कम प्रेफरेंस, थोड़ी सी कम प्रेफरेंस की जा सकती है। हम लोगों ने लास्ट डे जो सेकंड लास्ट सेशन है जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें एनी प्रीवियस गैप का हमने मार्जिन रखा हुआ है। आज हम अपने नेचुरल वे में चलते हैं जो हमारे आज के टारगेट हैं। हमारे पिछले दिनों में से एक चीज़ गैप पे है, फ्री कॉन्सेंट के अंदर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का एरिया, वो अभी हमारा रहता है और हमने उसकी वजह से कल खामखा लेक्चर को एक्सटेंड नहीं किया ताकि आप लोग होशो हवास में घर तक सही सलामत पहुँच सकें। तो जब हमें मौका मिलेगा इंशाल्लाह हम उसको कवर कर लेंगे। आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज़ इसमें बीच में रखे हुए हैं। चैप्टर 8 जो कि कॉन्ट्रैक्ट टेक का तकरीबन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 9 जो कि एजेंसी से रिलेट करता हुआ पार्टनरशिप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। चैप्टर नंबर 1 जो कि अपने अंदर एक स्टैंड अलोन यूनिट है, और देन चैप्टर नंबर 6 जो कि कॉन्ट्रैक्ट टेक का वन ऑफ द रीजनेबली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने इस सारे को प्लान किया हुआ है। इससे हमारे कल के दिन पे थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस फिर साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं? शुरू करें बस रोलर कोस्टर गोल गोल घूमते हुए। ठीक है जी। चूँकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बल्कि दोनों ही चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस पर सफिशिएंट टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। एजेंसी और एजेंसी से कनेक्टेड पार्टनरशिप। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपने पार्टनरशिप का चैप्टर करना है आपने एजेंसी के साथ जोड़ के करना है,
क्योंकि एजेंसी के बेसिक प्रिंसिपल्स पार्टनरशिप के चैप्टर पे अप्लाई हो जाते हैं। बहुत सारी जगह पे राइट्स, ड्यूटीज़ और ये चीज़ें समझते हुए आपके जहन में वो जो प्रिंसिपल और एजेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। अगर आपने एजेंसी पढ़ा हुआ है और जॉइंट प्रोमिसर्स पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 5, अगेन चैप्टर नंबर 5 मेरे हिस्से पे पेंडिंग है कि मैंने कल तक उसको यूट्यूब पे अपलोड करना है। चैप्टर नंबर 14 मैंने कल आपको दिखा दिया था, तो सिर्फ चैप्टर नंबर 5 है जो अभी तक वहाँ अपलोड नहीं हुआ हुआ। इंशाल्लाह कल जब आप लेक्चर के लिए आएंगे तो उस वक्त तक वो इंशाल्लाह अपलोड हो चुका होगा। तो चैप्टर 5 जॉइंट प्रोमिसर्स जब हम समझ लेते हैं और इधर से चैप्टर 8 एजेंसी को जब हम समझ लेते हैं तो फिर पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत आसान रह जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट वाले कॉन्सेप्ट भी उसमें अप्लाई कर जाते हैं और कहीं ना कहीं जॉइंट प्रोमिसर्स वाले स्टेप भी उसमें अप्लाई कर जाते हैं। तो एक एक करके इस फिनोमेना को शुरू करते हैं कि एजेंसी क्या है, इसके क्या रिपरकशंस हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और हमने किस तरह से देखना है। एजेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम का सहारा लेते हैं। अभी तक हम लोग जिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं वो ए और बी के दरमियान होता था। वही हमारा पुराना ए, वही हमारा पुराना बी, वही 1 kg ऑरेंजेस और वही 100 रुपये। सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ उसी तरह से चल रहा है। सिर्फ इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि ए अपने हिस्से का काम एग्जीक्यूट करने के लिए सहारा ले रहा है किसी अपने अंडर मौजूद किसी शख्स का, किसी एम्प्लॉय का या किसी एजेंट का, किसी सर्विस प्रोवाइडर का। तो ए ने बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए ए ने अपने अंडर एक बंदे को अपॉइंट किया है विच इज एजेंट। यहां पे एक छोटा सा टेक्निकल एरर। तो ए ने जिस बंदे को अपॉइंट किया है वो ए का एजेंट है और वो एजेंट थर्ड पार्टी से ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डीलिंग करेगा। अब ये थर्ड पार्टी से क्या मुराद है? देखें, हम अभी तक ए और बी को देखते आ रहे हैं, एक पार्टी ए है और दूसरी पार्टी बी। अब चूंकि इस चैप्टर में हम ए और ए के एजेंट की बात कर रहे हैं, ए जो कि मालिक है, एजेंट जो कि उसका गुलाम है। मालिक के लिए हम वर्ड प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं, गुलाम के लिए हम एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां फर्स्ट पार्टी है प्रिंसिपल, सेकेंड पार्टी है एजेंट, यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन में एक प्रिंसिपल और एक एजेंट है। इन दो के अलावा जो भी कोई तीसरा है वो थर्ड पार्टी है। तो देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ए और बी में से हमने एक पार्टी पकड़ी, उसको और उसके एजेंट को प्रिंसिपल एजेंट कह दिया और उनको कह दिया तुम पार्टी नंबर 1 हो, तुम पार्टी नंबर 2 हो। तो इस चैप्टर में जब भी मैं थर्ड पार्टी बोलूंगा तो इसका मतलब है वो शख्स जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब होता क्या है, प्रिंसिपल एजेंट को ये इजाजत देता है कि तुम जाओ और मेरे बिहाफ पे डील करो। एजेंट डील करता है थर्ड पार्टी से। एजेंट फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ने कहा कि ये ऑरेंजेस तुम एजेंट बी को जाके सप्लाई कराओ, लेके जाएगा एजेंट, एग्जीक्यूट करेगा एजेंट। कहा ये जाएगा, ए ने अपना हक अदा कर दिया, ए ने ऑरेंजेस देने थे, ए ने एजेंट के हाथों ऑरेंजेस भिजवा दिए। तो एजेंट का ऑरेंजेस सप्लाई करना इज इक्वल टू प्रिंसिपल का ऑरेंजेस सप्लाई करना। तो काम करेगा एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जबकि जिम्मेदारी होगी प्रिंसिपल की और माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने काम किया। तो यहाँ पे एक लीगल रिलेशनशिप एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान है। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है और जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो एजेंट और थर्ड पार्टी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है ओरिजिनल प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान। एजेंट बीच में फैसिलिटेट कर रहा है। अब ये एजेंट जो है ये कौन हो सकता है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एजेंट कर रहा है? नहीं, एजेंट तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है ए और बी, तो ए और बी को कंपिटेंट होना जरूरी है। ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें पूरी होनी जरूरी है। मिस्टर एजेंट को कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने की शर्त नहीं है। ये छोटा बच्चा भी हो सकता है, ये ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसका जहनी तवाजुन थोड़ा सा खराब हो, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। जो भी काम करेगा इसकी जिम्मेदारी लेगा इसका प्रिंसिपल। तो एजेंट कैन बी माइनर, एजेंट कैन बी अनसाउंड, लेकिन प्रिंसिपल माइनर नहीं हो सकता, प्रिंसिपल अनसाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। तब जहन में रखना, ये डायग्राम समझ आ गई तो एजेंसी समझ आ जाएगी। तो एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान आपस में एजेंसी का रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, और एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जस्ट वो एग्जीक्यूट कर रहा है थर्ड पार्टी के सामने और अपने प्रिंसिपल को बाउंड कर रहा है। तो एजेंट के लिए कंपिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। अब चूंकि एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान एक अरेंजमेंट है, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है जिसके अंदर रेम्युनरेशन भी इवन जरूरी नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन है और कॉन्ट्रैक्ट किन के दरमियान है? ए और बी।
तो ए और उसके एजेंट के दरमियान अगर रेमुनरेशन नहीं भी है तो भी चलेगा। तो एजेंसी के अंदर एक्सेप्शन ये है कि आप विदाउट रेमुनरेशन भी एजेंट को रख सकते हैं। हो सकता है छोटा भाई हो जिसको कह दियो यार ये ऑरेंजेस दे आना वहाँ पे, और शायद छोटे भाई ने भाई होने की वजह से जस्ट जाके वहाँ पे डिलीवर कर दिया। तो यहाँ पे रेमुनरेशन ज़रूरी नहीं है, यहाँ एजेंट का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल में सारे फीचर्स मौजूद होने चाहिए। अब ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि प्रिंसिपल, थर्ड पार्टी, एजेंट और इनके दरमियान क्या रिलेशन है और किस तरह से चल रहा है। अब आगे चलते हैं हंगामी बुनियादों पे, मजबूरी में, ज़रूरत में, कोई एमरजेंसी सिचुएशन में। अगर एक शख्स को लगे कि दूसरे शख्स का कोई नुकसान होने लगा है और वो उस दूसरे शख्स को नुकसान से बचाने के लिए हर ज़रूरी कोशिश करे। फॉर एग्जांपल, एक शख्स, नीचे ड्राइंग बनी हुई है, एक शख्स एक बहरी जहाज़ में, चले बहरी जहाज़ तो बड़ा होता है, एक छोटी सी कश्ती में सामान लेके आ रहा है, 20 किलो का सामान लेके आ रहा है। एक शख्स का, मिस्टर पी का, मिस्टर परवेज, जो कि वहाँ पे हैं ज़मीन पे, और ये समंदर के बीच में। हुआ ये कि इस कश्ती में सुराख हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा फिज़िक्स को समझते हैं तो डेंसिटी का एक असूल होता है, जब तक कश्ती की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से हल्की रहेगी कश्ती ऊपर होगी। जब सुराख हुआ, पानी अंदर आ गया, कश्ती का वज़न बढ़ गया। जब उसका मैस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा और पानी से रेशो ख़राब हुई, कश्ती डूब जाएगी। ऐसे में इस कश्ती को डूबने से बचाने का एक तरीका तो यह है कि सुराख बंद करने की कोशिश की जाए, वो तो करना ही करना है। दूसरा, कश्ती का वज़न हल्का करना है। अब इतनी जल्दी पानी सारा निकालना आसान नहीं है, लेकिन सामान फेंकना आसान है। अगर इस वक्त सामान ना फेंका गया तो 20 किलो का 20 किलो डूब जाएगा और बंदा भी डूब जाएगा। और अगर सामान फेंक दिया तो कश्ती बच जाएगी और बकाया सामान भी बच जाएगा। जैसे ही ये इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई, इस बंदे ने फ़ौरन से मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं आ रहा था, समंदर में किड़ा नेटवर्क। अगर राब्ता कर सके तो इसे करना चाहिए था, लेकिन इसके पास राब्ता करने की ऑप्शन नहीं थी। इसने सिचुएशन देखी, वक्त देखा, भंवर देखा, मंझधार देखा, सामान देखा, और जो इसे ठीक लगा, इसने उस वक्त 6 किलो सामान उठा के समंदर में फेंक दिया। कश्ती बच गई। ये साहिल पे पहुंचा, साहिल पे पीने का, हाँ भाई मेरा सामान, उसने कहा ये रे, उसने कहा थोड़ा कम लग रहा है, उसने कहा आप ही ने तो कहा था फेंक दो। उसका मैंने कब कहा था फेंक दो? उसने कहा मैंने लॉ में पढ़ा है, ऐसे ही होता है। आप वहाँ थे नहीं, मैंने आपको बहुत आवाज़ें दी, फिर मैंने आप बन के सोचा कि आपको 20 किलो डूबा हुआ सामान ज़्यादा अजीज़ है या 6 किलो डूबा हुआ। तो फिर मैंने खुद सोचा कि 6 किलो डुबो के अगर 14 किलो बचता है तो मैं आपकी जगह, आप मेरी जगह होते, मैं आपकी जगह होता, बात यही होती। तो मैंने आप बन के अपने आप को इजाज़त दे दी। अब वो बंदा पलट के ये नहीं कह सकता ऐ की किया जाए, उसको मानना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। जब एक हंगामी सिचुएशन में एक बंदा दूसरे के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कोई ऐसा एक्शन कर बैठे जिससे शायद थोड़ा नुकसान भी हो जाए, लेकिन वो नेक नियति से दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब एस्टॉपल वाली एजेंसी आती है तो वो आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आती, उसकी लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल है। उसको समझाने के लिए मैं क्लास में एक स्लैंग एग्जांपल देता हूँ। चूँकि रिवीजन क्लास में वक्त हमेशा कम होता है तो आधी चीज़ें हमने पहले से राइटिंग में की हुई हैं, तो मैंने वो एग्जाम्पल पहले से लिखी हुई है। ये कहानी है एक अब्बा जी की, एक दुकानदार की और एक पप्पू की। पप्पू इज़ द सन ऑफ अब्बा जी। हम अपने करैक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक अब्बा जी हर महीने दुकान से सामान मंगवाया करते थे। मतलब अब्बा जी जब भी उनके पास मेहमान आते थे तो वो फ़ौरन से अपने बेटे पप्पू को कहते थे, पप्पू बेटा जाके चिप्स ले आओ, पप्पू बेटा जाके बोतलें ले आओ। पप्पू पहली दफ़ा जब कभी दुकान पे गया होगा और दुकानदार अंकल से कहा होगा कि मुझे चिप्स दे दें, तो उन्होंने पलट के पूछा होगा, बेटा कौन से घर से आए हो, ज़रा अपने अब्बा से मेरी बात करवाना। और शुरू में पहली दफ़ा अब्बा से दुकानदार की बात हुई होगी और अब्बा जी ने कहा होगा, जब भी पप्पू सामान लेने आए उसे दे दिया करें, महीने के एंड पे जितना बिल बना करें मैं आपको चुका दिया करूँगा। तो दुकानदार ने अब्बा जी पे भरोसा करते हुए अब्बा जी के एजेंट पप्पू को सामान देना शुरू कर दिया। तो पप्पू हर महीने जो जो सामान लेके आता था मेहमानों के लिए, वो दुकानदार से जाके सामान ले लेता था, घर आता था, सामान देता था। महीने के एंड पे अब्बा जी जाते थे दुकानदार के पास और बिल भर देते थे। एक दिन अब्बा जी ने गुस्से में आके पप्पू को आग कर दिया। पप्पू से नाराज़ हो गए और पप्पू को घर से निकाल दिया और कहा, जाओ अब जहाँ रहना है रहो, जहाँ से खाना है खाओ, मैं तुम्हारा
जिम्मेदार नहीं किसी भी किस्म के मामलात का। पप्पू चला गया घर छोड़ के, उसे भूख लगी, तो उसने सोचा कि हो सकता है अब्बा जी ने दुकानदार को ना बताया हो। पप्पू चला गया दुकानदार के पास, उसने कहा अंकल चिप्स, उन्होंने कहा ये लो पकड़ो। अंकल बोतल, बोतल दे दी। पप्पू ने कहा तो गेम बन गई। पप्पू 1 महीने तक दुकानदार से माल लेके खाता रहा और अब्बा सोचते रहे कि पता नहीं कैसे क्या कर रहा है बच्चा, आग भी कर दिया, पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहा होगा। पप्पू तो दुकानदार के साथ सेटिंग करके बैठा हुआ है, वो तो वहां से माल उठाई जा रहा है। वो तो महीने के एंड पे अब्बा जी को बड़ा वाला बिल पहुंचना है। महीने के एंड पे दुकानदार ने अब्बा जी को बिल भेजा कि सर ये, उन्होंने कहा ये कौन सा बिल, इस महीने तो कोई मेहमान आया ही नहीं। दुकानदार ने कहा मेहमान आया या नहीं, पप्पू डेली मेरे पास आया है, पप्पू मेरे से डेली सामान लेके गया है। उन्होंने कहा पप्पू को तो मैंने आग कर दिया था। तो दुकानदार ने कहा तो मुझे नहीं बताना था, मतलब मैं कुछ नहीं लगता आपका, मेरे से जो सामान आप मंगवाते रहते हैं, मैं पप्पू को ये सोच के सामान देता रहूं कि आप मंगवा रहे हैं, कड्डो पैसे। अब अब्बा जी ये नहीं कह सकते कि केड़े पैसे, क्यों? अब्बा जी ने कंफ्यूजन क्रिएट की थी। अब्बा जी ने कहा था ये शख्स एजेंट है, और जब उसकी एजेंसी खत्म कर दी थी, याद ने कहा था एजेंट उस दिन खत्म हो जाता है जब एजेंट को पता लग जाए, बट थर्ड पार्टीज की नजर में एजेंसी कब खत्म होती है? तो जब थर्ड पार्टीज को नहीं पता लगा और थर्ड पार्टी किसी को गलतफहमी में एजेंट काउंट कर रहे हैं, इस एजेंसी को एजेंसी बाय एस्टॉपल कहते हैं। अब इसकी अंग्रेजी देखेंगे तो हमें थोड़ी सी समझ आ जाएगी। जी बिल्कुल देना चाहिए उन्हें। अब मेरी इस एग्जांपल में नहीं दिया उसने अखबार में ऐड, ठीक, इसीलिए जब आग करते हैं तो अखबार में ऐड देना होता है, पब्लिक ऐड, कि जिसमें आप अवामुन्नास को मुतला कर रहे होते हैं कि इस बंदे से मेरा ताल्लुक नहीं है, ताकि इस वाले मामले से बच जाएं। लेकिन इस वक्त मेरी एग्जांपल में अखबार का ऐड नहीं था, जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई। जब हम एजेंट की अथॉरिटी की बात करते हैं तो एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है जो लिख के या बोल के दी जाए। याद है वो जो एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट थी, उसमें एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है, यानी सबको पता होता है ये एजेंट ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी, कभी कभी एजेंट की पोजीशन ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग एक जगह पे एंटर हों जहाँ पे ऑक्शन चल रही हो और सामने देखें कि एक बंदा खड़ा ऑक्शन कर रहा है, साथ ओनर भी बैठा है, ना ओनर ने बोला ना लिख के बताया कि ये वो शख्स है जो मेरे बिहाफ पे ऑक्शन कर रहा है, लेकिन उस बंदे का उस रोस्टम पे खड़े होना क्या साबित कर रहा है कि एक एजेंसी है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी कॉलेज में जाएं एडमिशन कराने और उसके बाद आप एक जगह जाएं वहाँ लिखा हुआ हो कैशियर, और आप उस बंदे को पैसे दें ये सोच के कि ये एजेंट होगा इस कॉलेज का, तो होगा। आपको कॉलेज ने नहीं बताया हमारा एजेंट है, लेकिन वो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है वो कुर्सी क्या साबित कर रही है कि वो एजेंट है और उसके पास इख्तियार है कि वो ये सारे काम कर सकता है। तो ऐसी अथॉरिटी जो बोल के या लिख के बताई जाए और अगले को बोल सुन के या देख के समझ आए, वो एक्सप्रेस है। इम्प्लाइड वो है जो एक बंदे को फील हो, ऐसा समझे कि हाँ भाई एजेंट है, ये नॉर्मली पोजीशन की वजह से होता है। और तीसरी ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, जो है नहीं लगन लग रही है। ऐसा कब होता है? वही ऑस्टेंसिबल वाले केस में, वही एस्टॉपल वाले केस में, कि जब दुकानदार को लग रहा था कि एजेंसी है जबकि असल में एजेंसी नहीं थी। तो जब कोई कंफ्यूज कर दे दूसरे को, फलाना बंदा मेरा एजेंट है, या पहले कभी बताया था और अब एजेंसी खत्म होने के बाद इनकार नहीं किया। आप ये देखें, where a person has previously represented to third party that another person has the authority to act on as agent and authority was subsequently taken away, वही पप्पू वाली कहानी पूरी। But third parties who previously dealt with agent have not been informed of this, थर्ड पार्टीज को नहीं बताया गया। तो ऐसे में वो जिम्मेदारी जो है वो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी के अंदर आ जाएगी। तो 3 तरह की अथॉरिटी, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और ऑस्टेंसिबल। एक्सप्रेस है असल में लिखी बोली हुई, इम्प्लाइड पोजीशन से साबित हो रही है, और ऑस्टेंसिबल है जो है नहीं बट दिख रही है। 3 तरह की हमने अथॉरिटी देखी।